अब बेसिकली हमने पार्ट 1 में पढ़ा था अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स फंक्शंस। पार्ट 2 में हम जानेंगे जो हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बारे में, उनके थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। अब कभी आपने सोचा है कुछ पार्टीज जैसे कि कांग्रेस पूरे नेशन में यानी कि पूरी कंट्री के हर एरियाज में जाकर इलेक्शन लड़ती हैं, और कुछ पार्टीज सिर्फ एक पर्टिकुलर एरियाज जैसे कि समाजवादी पार्टी वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही इलेक्शन लड़ती है। ऐसा क्यों होता है? देखो बेसिकली हर कंट्रीज में दो तरीके की पार्टीज होती हैं। पहली वो जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए इलेक्शन लड़ती हैं, और दूसरी होती हैं जो नेशन वाइड इलेक्शन लड़ती है, जो पूरे देश में इलेक्शन लड़ती हैं। उनको हम कहते हैं नेशनल पार्टीज। जैसे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये सारी क्या है? नेशनल पार्टीज है। क्यों? क्योंकि ये नेशन वाइड इलेक्शंस लड़ रही हैं। तो दो तरीके से आप पॉलिटिकल पार्टी को क्लासिफाई कर सकते हो। एक जो पर्टिकुलर एरियाज में इलेक्शन लड़ रही हैं जिनको हम रीजनल पार्टीज भी कह देते हैं, लोकल पार्टीज भी कह देते हैं, स्टेट पार्टीज भी कह देते हैं, और एक वो जो पूरी कंट्री में हर एरिया में इलेक्शन लड़ रही है, नेशन वाइड इलेक्शन लड़ रही है, जिनको आप कह सकते हो नेशनल पार्टीज। देखो जैसे क्रिकेट के मैच में क्या होता है, एक एम्पायर होता है जो क्या करता है, क्रिकेट मैच को सही तरीके से चलाता है। उसी तरीके से इलेक्शन को सही तरीके से चलाने के लिए, इलेक्शन प्रोसेस को एक फेयर तरीके से चलाने के लिए वहां पर होती है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या होती है? ये एम्पायर की तरह ही काम करती है। इसका काम होता है इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ों पर वर्क करना, जैसे इलेक्शन के लिए शेड्यूल रिलीज करना, किस दिन वोटिंग होगी, किस दिन रिजल्ट आएंगे, कहाँ कहाँ वोटिंग होगी, ये सारी चीज़ें कौन करता है? ये सारी चीज़ों का शेड्यूल कौन बनाता है? इलेक्शन कमीशन बनाता है। अब ये जो इलेक्शन कमीशन होता है ये हर पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। ये कुछ पार्टीज जो बहुत पॉपुलर होती है और बहुत इस्टेब्लिश्ड होती हैं उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, उनको कुछ स्पेशल राइट्स देता है। जैसे कि अगर कोई पार्टी बहुत पॉपुलर है, बहुत इस्टेब्लिश्ड है, तो ये क्या करेंगे, उनको एक यूनिक सिंबल दे देंगे। और वो यूनिक सिंबल कौन यूज कर सकता है? उस पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स ही यूज कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी को इक्वली ट्रीट भी करते हैं, दूसरी तरफ जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी बहुत स्टैब्लिश्ड है, पॉपुलर है, उनको थोड़े से स्पेशल राइट्स भी दे देते हैं। अब जिन पार्टीज को ये स्पेशल राइट्स मिलते हैं तो मान लिया जाता है कि ये जो पार्टी है अब इसको एक रिकॉग्नाइजेशन मिल गया है, पहचान मिल गई है, इसलिए हम इन पार्टीज को रिकॉग्नाइज्ड पार्टी भी बोल देते हैं। अब कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है कि एक पार्टी पूरे देश में इलेक्शन लड़ रही है और एक पार्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन लड़ रही है? इसके लिए एक रूल बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अगर पार्टीज, देखो बेसिकली दो तरीके की पार्टीज होती है, स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी। अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी बनना चाहती है यानी कि स्टेट इलेक्शंस में लड़ना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स जीतने पड़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में। यानी कि उस स्टेट में जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें से कम 6% वोट्स जीतने पड़ेंगे, और साथ ही साथ 2 सीट्स भी जीतनी पड़ेंगी, तब जाकर कोई पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी। बट नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ अलग ही क्राइटेरिया है। नेशनल पार्टी बनने के लिए इनको 2 डिमांड्स पूरे करने पड़ेंगे। पहली डिमांड है इनको एटलीस्ट, मतलब एक पार्टी को एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा जीतने पड़ेंगे या असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स में जीतने पड़ेंगे। यानी कि किन्हीं भी 4 स्टेट्स में हुए असेंबली इलेक्शंस में इनको एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स जीतने पड़ेंगे, या फिर लोकसभा में जीत जाओ या असेंबली इलेक्शन में जीतो। और साथ ही साथ सेकेंड कंडीशन है कि इनको कम से कम 4 सीट जीतनी पड़ेंगी लोकसभा में। तो इनको 2 कंडीशन कौन सी पूरी करनी पड़ती है? पहली, एटलीस्ट इनको क्या करना पड़ता है, एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स, और साथ ही साथ क्या चाहिए पड़ती है, एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा। तो अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनना चाहती है तो उसको जो मैंने 2 रूल्स बताए हैं उनको पास करना पड़ेगा, या उस क्राइटेरिया को फॉलो करके ही नेशनल पार्टी बनना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी इससे कम स्कोर करती है, अगर किसी पार्टी के 5% वोट आते हैं तो उसको हम नेशनल पार्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो रूल्स है ये कौन बनाता है? ये इलेक्शन कमीशन बनाता है। ये सारे रूल्स की कौन पार्टी स्टेट पार्टी कहलाएगी, कौन पार्टी नेशनल पार्टी कहलाएगी, क्या क्राइटेरिया होगा, ये सब इलेक्शन कमीशन बनाता है। तो बेसिकली अब हम ये भी समझ गए कि स्टेट पार्टीज क्या होती है, नेशनल पार्टीज क्या होती हैं, इनको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या होता है, इनके लिए क्या रूल्स होते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो इंडिया में अगर करेंटली देखा जाए तो 7 पॉलिटिकल पार्टीज है, 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा और डिटेल में और उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। तो सबसे पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे इट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये जो पार्टी थी इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी कौन है हम सभी जानते हैं, करेंटली वो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। तो सिंपली कहें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस वाज लॉन्च्ड ऑन
1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। अब इस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला इन द ईयर ऑफ 2016 में। बेसिकली की पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस पार्टी को नेशनल पार्टी के रूप में स्टेटस कब मिला? इन द ईयर ऑफ 2016। इसका जो सिंबल होता है वो होता है फ्लावर एंड ग्रास, जो भी आपको स्क्रीन पे कॉर्नर में दिख रहा होगा। इसका सिंबल क्या होता है? फ्लावर एंड ग्रास। ये जो पार्टी है इसकी जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली बेस्ड है, इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो बेस्ड है ऑन द थॉट्स ऑफ सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। और साथ ही साथ ये पार्टी रूलिंग पार्टी है वेस्ट बंगाल में फ्रॉम द ईयर 2011, यानी कि 2011 से ये रूलिंग पार्टी रही है वेस्ट बंगाल की। अभी भी ये इलेक्शंस जीत गए थे बीजेपी को हराकर। तो आप कह सकते हो कि इस पार्टी को वेस्ट बंगाल में बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिलता है। इसको और स्टेट्स में भी सही ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाता है, लाइक अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, मणिपुर की तरफ से भी इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। ये जो पार्टी थी इसने 2019 के इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में 22 सीट्स जीती थी, जिसकी वजह से ये 4th मेजर अपोजिशन पार्टी थी। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को, जिससे आपको याद हो जाए, आप भी मेरे साथ बोलना कि ये कब फॉर्म हुई थी। ऑन 1 जनवरी 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ये जो पार्टी है 2016 में नेशनल पार्टी बनी थी। इस पार्टी का सिंबल क्या है? फ्लावर एंड ग्रास। इस पार्टी की आइडियोलॉजी बेस्ड है सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर। और ये पार्टी 2011 से वेस्ट बंगाल में सत्ता में है, रूलिंग पार्टी है, और इसने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 22 सीट्स जीती थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, नेक्स्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। वो कौन सी है? इट इज बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ये फॉर्म हुई थी इन द ईयर ऑफ 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। अब ये जो पार्टी है इट मेनली रिप्रेजेंट्स द रिलीजियस माइनॉरिटीज, दलित, आदिवासीज एंड ओबीसीज। तो ये पार्टी मेनली किनको रिप्रेजेंट करती है? रिलीजियस माइनॉरिटीज को, ओबीसीज को, दलित्स को एंड आदिवासीज को। इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है इट इज बेस्ड ऑन द थॉट्स ऑफ साहू महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर एंड महात्मा फूले। तो इस पार्टी की आइडियोलॉजी इन लोगों की थॉट प्रोसेस पर बेस्ड है कि ये लोग के क्या थॉट्स थे अबाउट द इंडियन सोसाइटी। साथ ही साथ ये जो पार्टी है ये बेसिकली अगर आज के टाइम पर देखा जाए तो ये पार्टी मेनली वर्क करती है दलित्स के लिए एंड ऑप्रेस्ड पीपल के लिए, जिन लोगों को इस समाज में दबाया जा रहा है या जो लोग इस समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में ज़्यादातर पार्टीज बात नहीं करती। तो ये पार्टीज मेनली बात करती है ऑप्रेस्ड पीपल की और ऑप्रेस्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी और दलित के बारे में ये पार्टी बेसिकली बात करती है। ये जो पार्टी है इसने कई बार यूपी में इलेक्शंस जीते हैं, बट जितनी बार भी इलेक्शंस जीते हैं इसने किसी न किसी और पार्टी की मदद से जीते हैं, यानी कि गठबंधन सरकार बनाई है, कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है, किसी और पार्टी की हेल्प से ये लोग पावर में आए हैं। और ये जो पार्टी है इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है उत्तर प्रदेश में, और छत्तीसगढ़, पंजाब, एमपी में भी इसको एक ठीक ठाक सपोर्ट मिल जाता है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने 10 सीट्स सिक्योर की थी। तो अब एक अगेन क्विक रिवीजन करते हैं बहुजन समाज पार्टी का कि इट वाज फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ओके, ये पार्टी मेनली किनको रिप्रेजेंट करती है? रिलीजियस माइनॉरिटीज को, दलित्स को, ओबीसीज को एंड आदिवासीज को। ये जो पार्टी है इसकी आइडियोलॉजी बेस्ड है ऑन द थॉट्स ऑफ पेरियर रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फूले, साहू महाराज। साथ ही साथ ये जो पार्टी आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो मेनली रिप्रेजेंट करती है दलित्स को और ऑप्रेस्ड पीपल को। इस पार्टी ने यूपी में कई बार सरकार बनाई है विद द हेल्प ऑफ सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, और इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है छत्तीसगढ़, पंजाब की तरफ से। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने कितनी सीट्स जीती थी? 10 सीट्स जीती थी इन द ईयर ऑफ 2019 लोकसभा इलेक्शंस। अब बात करते हैं थर्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो आज के टाइम पर हमारी रूलिंग पार्टी भी है। अब बेसिकली भारतीय जनता पार्टी was formed in 1980 by reviving the भारतीय जनसंघ which was formed in 1951 by श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बहुत ईजीएस्ट वे में कहूँ तो ये जो भारतीय जनसंघ था जो 1951 में फॉर्म हुआ था, इसको एक पुनर्जीवन दिया गया था, एक नया जन्म दिया गया था एज अ पॉलिटिकल पार्टी। जिस पॉलिटिकल पार्टी को 1980 में फॉर्म किया गया और उसको क्या कहा गया? भारतीय जनता पार्टी। ये जो पार्टी थी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस था कि वो स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। तो दिस पार्टी वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया विद द हेल्प ऑफ एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यूज। अब बेसिकली इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कल्चरल नेशनलिज्म या फिर कहीं हिंदुत्व। तो ये पार्टी जिस तरीके से वर्क करती थी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था हिंदुत्व या फिर कहीं कल्चरल नेशनलिज्म। इस पार्टी के 3 मेजर गोल्स थे। ये चाहते थे दैट दे वांटेड फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इन इंडिया। सेकेंड जो इनका मेजर गोल था, दे वांटेड टू मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन।
और थर्ड जो इनका मेजर गोल था वो क्या था, दैट दे वांटेड अ बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। सिंपली कहूँ तो पहला इनका गोल क्या था कि वो जम्मू एंड कश्मीर को पूरी तरीके से इंडिया में लेना चाहते थे। सेकंड क्या था, वो सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहते थे। और तीसरा क्या था कि वो जो धर्म परिवर्तन है उस पर पाबंदी लगाना चाहते थे। और ये जो पार्टी थी जब ये फॉर्म हुई थी तब इसको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं था, क्योंकि तब ये नई नई पार्टी थी, तो इसको नॉर्थ और वेस्ट में थोड़ा थोड़ा सपोर्ट तो मिलता रहा। बट 1998 में पहली बार ये इन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी, दैट इन्होंने 303 सीट्स जीती थी इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2019, which is a huge achievement. तो सिंपली क्विक रिवीजन करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, that it was formed in 1980 by reviving the भारतीय जनसंघ which was formed in 1951. इस पार्टी का एक मेजर गोल क्या था, इस पार्टी का मेजर गोल था that they wanted to build a strong and modern India with the help of ancient culture and values. साथ ही साथ इस पार्टी में एक बहुत बड़ा की एलिमेंट कौन सा था, इट वॉज द हिंदुत्व, कल्चरल नेशनलिज्म। तो ये पार्टी की आइडियोलॉजी में एक बहुत बड़ा की एलिमेंट कौन सा था, हिंदुत्व का। इस पार्टी के 3 मेजर गोल्स थे। फर्स्ट, दे वांटेड अ फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इन इंडिया। सेकंड, दे वांटेड टू मेक अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द सिटीजंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। एंड थर्ड इनका मेजर गोल था दैट दे वांटेड अ बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स। और उसके बाद 2019 में इन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की थी। वो अचीवमेंट क्या थी भाई, वो अचीवमेंट थी दैट दे वॉन 303 सीट्स। सिंपली कहें तो इनके 303 मेंबर्स थे लोकसभा में इन द इलेक्शंस ऑफ 2019। अब बात करते हैं फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, या सिंपली फोर्थ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, जिसका नाम है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये जो पार्टी थी ये फॉर्म हुई थी 1925 में, और इनकी जो आइडियोलॉजी थी ये किस पर बेस्ड थी, ये बेस्ड थी मार्क्सिज्म पर और लेनिज्म पर, और साथ ही साथ सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी पर। और ये लोग अपोज करते थे कम्युनलिज्म को, कम्युनल पॉलिटिक्स को, यानी कि ऐसी पॉलिटिक्स को जिसमें धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो किन किन चीज़ों पे बेस्ड थी, इट इज़ मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म। इस पार्टी का बेसिकली मानना था कि जो पार्लियामेंट है या जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी मदद से ये वर्किंग क्लास लोगों की डिमांड्स को उठा सकते हैं और उनके लिए, उनके हक के लिए लड़ सकते हैं। ये जो पार्टी थी इनको एक अच्छा सपोर्ट मिला केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में। बट ग्रेजुअली जब 1964 में इस पार्टी में तकरार आई, बेसिकली जिसके बारे में हम बात करेंगे, इस पार्टी में 1964 में एक तकरार आई थी जहां से सीपीआई से एक और पार्टी बन गई थी सीपीआईएम, जो अगली नेशनल पार्टी है। तो बेसिकली जैसे इसमें 1964 में एक तकरार आई, इसका सपोर्ट धीरे धीरे गिरने लगा, और जिसकी वजह से इन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ 2 सीट्स जीती थी। तो जो 1964 में इनके बीच में तकरार आई थी उससे हमारी फॉर्म होती है फिफ्थ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो ये जो पार्टी थी ये 1964 में फॉर्म हुई थी। इसका सिंबल आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा। इस पार्टी को हम सिंपली सीपीआईएम भी कहते हैं। तो ये पार्टी 1964 में फॉर्म हुई थी ड्यू टू द स्प्लिट इन सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। और इस पार्टी की भी आइडियोलॉजी सेम थी जैसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की थी, यानी कि सीपीआईएम और सीपीआई की आइडियोलॉजी, दोनों की आइडियोलॉजी तो सेम थी, बट मुझे समझ नहीं आता तकरार क्यों हुई थी। जब इनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इनकी भी आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म पर थी, सेक्युलरिज्म पर थी, डेमोक्रेसी पर थी, और ये भी अपोज करते थे कम्युनलिज्म को, इंपीरियलिज्म को। और इस पार्टी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता था वेस्ट बंगाल में, केरला में। और इसके बाद तो मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आप चौंकन्ने रह जाओगे। ये पार्टी लगातार 34 साल तक, 34 ईयर्स तक वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी रही विदाउट अ ब्रेक। किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं थी कि इस पार्टी को सत्ता से हटा सके। लगातार 34 ईयर्स तक ये पार्टी वेस्ट बंगाल की सत्ता में रही है, रूलिंग पार्टी रही है। सोच लो सीपीआईएम कितनी स्ट्रॉन्ग पार्टी रही होगी। तो सिंपली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 1925 में फॉर्म हुई थी उसमें स्प्लिट आया, उसमें दरार आई, सिंपली कहें तो तकरार हुई होगी कुछ, जिसके बाद सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, फॉर्म हुई 1964 में। और ये जो सीपीआईएम थी ये इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी बन गई दैट इन्होंने वेस्ट बंगाल पे राज किया फॉर कंसिक्यूटिवली 34 ईयर्स विदाउट अ ब्रेक। लगातार 34 साल तक ये रूलिंग पार्टी बने रहे वेस्ट बंगाल की। और अभी 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने 3 सीट्स जीती थी। तो बेसिकली एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का देखते हैं कि ये फॉर्म कब हुई थी, 1925 में फॉर्म हुई थी। इसकी आइडियोलॉजी किस पर बेस्ड है, मार्क्सिज्म पर, लेनिज्म पर, सेक्युलरिज्म पर और डेमोक्रेसी पर। ये जो पार्टी थी ये पार्लियामेंट को एक्सेप्ट करती थी या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती थी एज अ मीन्स ऑफ रेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास।
ये जो पार्टी थी इसका सपोर्ट धीरे धीरे घटता चला गया, जिसकी वजह से इन्होंने 2019 लोकसभा इलेक्शंस में सिर्फ 2 सीट्स ही जीती थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी उसमें 1964 में दरार आई थी, तकरार हो गई थी उन पार्टीज के बीच में, तो एक नई पार्टी फॉर्म हुई जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये जो पार्टी थी ये फॉर्म हुई थी 1964 में ड्यू टू स्प्लिट इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इस पार्टी की भी आइडियोलॉजी सेम ही थी। इट इज बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म, लेनिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, और ये पार्टी भी अपोज करती थी कम्युनलिज्म को, इंपीरियलिज्म को। और ये जो पार्टी थी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी बनी, इनको एक अच्छा सपोर्ट मिला वेस्ट बंगाल और केरला तरफ से, और इस पार्टी ने लगातार 34 ईयर्स तक रूल किया वेस्ट बंगाल में, और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में इन्होंने 3 सीट्स जीती थी। तो ये तो क्विक रिवीजन हमारा हो गया। देखो क्विक रिवीजन करते जाएंगे तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद भी होता जाएगा। इस लेक्चर के बाद बस एक बार रीडिंग कर लेना, सब क्लियर हो जाएगा, सब याद भी हो जाएगा आपको एक बार में, ना। अब बात करते हैं 6th नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। इस पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1885 में, और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद से ही ये पार्टी एक बहुत ही डोमिनेंट पार्टी रही है। इसने एक बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले किया है इंडिया की पॉलिटिक्स में, स्टेट लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी। 1947 से लेकर 1977 तक ये इंडिया की रूलिंग पार्टी थी। 1980 से 1989 तक भी ये रूलिंग पार्टी थी। 2009 से 2014 तक भी ये रूलिंग पार्टी थी। और भी कुछ डेट्स हैं जो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रही, एक बार आप गूगल कर लेना। तो इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा टाइम तक इंडिया पर राज किया है। ये जो पार्टी एक बहुत लंबे समय तक रूलिंग पार्टी रही है, बहुत डोमिनेंट रोल प्ले किया है। ये जो पार्टी थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही न्यूट्रल वाली आइडियोलॉजी थी, यानी कि ये जो पार्टी थी इसको आप सेंट्रिस्ट पार्टी कह सकते हो। बेसिकली 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट विंग वाले, एक होते हैं राइट विंग वाले। लेफ्ट विंग के थोड़े अलग थॉट्स होते हैं, राइट विंग के अलग थॉट्स होते हैं। ये जो पार्टी थी ये ना तो लेफ्ट वाली थी ना राइट वाली थी, ये सेंटर वाली थी, इसलिए हमने इनको बोला ये पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी थी। अगर उसको लेफ्ट सही लगता था तो लेफ्ट को सपोर्ट कर देते हैं, राइट को सही लगता है तो राइट को सपोर्ट कर देते हैं। तो ये पार्टी बेसिकली क्या थी, एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी अपनी आइडियोलॉजी में। और इस पार्टी ने, ये जो पार्टी थी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। जब ये पार्टी रूलिंग पार्टी थी तब इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स भी किए हैं इंडिया में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे इंडियन मार्केट्स को वर्ल्ड में ले जाना। और ये जो पार्टी थी इसने लोकसभा 2019 लोकसभा इलेक्शंस में 52 सीट्स जीती थी। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फॉर्म हुई थी, 1885 में फॉर्म हुई थी। इन्होंने एक डोमिनेंट रोल प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स में एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। साथ ही साथ ये रूलिंग पार्टी रहे 1947 से 1977, 1980 से 1989, 2009 से 2014 तक। ये जो पार्टी है वो कैसी पार्टी है, ये पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना तो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करती है ना राइट विंग को सपोर्ट करती है, न्यूट्रल रहती है। और ये पार्टी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने क्या जीता था, कितनी सीट्स जीती थी, 52 सीट्स जीती थी। अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे इसमें भी एक छोटी सी दरार आई थी 1999 में, और उस दरार की वजह से एक नई पार्टी बनी जिसका नाम है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसका सिंबल आपको अभी कॉर्नर में दिख रहा होगा। बेसिकली आपको हर पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल कॉर्नर में दिख जाता है स्क्रीन पे। तो ये जो एनसीपी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी की आइडियोलॉजी किस चीज़ पर बेस्ड थी, बेसिकली इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 में ड्यू टू ए स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस पार्टी की आइडियोलॉजी बेस्ड थी गांधीयन डेमोक्रेसी पर, सेक्युलरिज्म पर, इक्विटी पर, सोशल जस्टिस पर, फेडरलिज्म पर। ये जो पार्टी थी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है इन द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र एंड मेघालय, मणिपुर एंड असम। महाराष्ट्र में इनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, और ये यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के मेंबर भी हैं। और ये पार्टी ने 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में 5 सीट्स जीती थी। तो बेसिकली अगेन रिवाइज करते हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी को। ये पार्टी फॉर्म हुई थी 1919 में आफ्टर अ स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी की आइडियोलॉजी बेस्ड थी गांधीयन डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म पर, इक्विटी पर, सोशल जस्टिस पर और फेडरलिज्म पर। ये जो पार्टी थी, दे वांटेड हाई ऑफिस इन गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड टू नेशनल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ कंट्री। थर्ड थिंग, ये जो पार्टी थी इसको एक मेजर सपोर्ट मिलता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है कहाँ की, महाराष्ट्र की, और इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है मेघालय तरफ से, मणिपुर और असम की तरफ से। ये पार्टी जो है एक मेंबर है यूपीए का, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का। और ये जो पार्टी है इसने कितनी सीट्स जीती थी 2019 इलेक्शंस में, 5 सीट्स जीती थी। तो बेसिकली हमने ये कंप्लीट कर लिया है हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का कोटा। आप समझ चुके हो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। आज के टाइम पर इंडिया में बहुत सारी पार्टीज हैं। बेसिकली अगर बोलूँ तो मोर देन 800 पार्टीज हैं आज के टाइम पर इंडिया में। क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हैं तो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत स्ट्रेंथन हो गया। और मैंने आपको बोला था जितना अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम होगा उतना ही अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम भी होगा।
तो आज के टाइम पर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होने की वजह से हमारे इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी काफी सुधार आया है। अब यहाँ तो खत्म होता है हमारा पार्ट 2। इसके आगे हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये तो खत्म होता है हमारा पार्ट 2। अब एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज इस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना इस वीडियो के बाद। प्लीज इस चैप्टर को रीड कर लेना, कम से कम ये इतना पोर्शन तो रीड कर लेना नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज का। उसके छोटे छोटे नोट्स बना लेना। बेसिकली नोट्स तो मैं भी अपलोड कर दूंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी करूंगा, मनी एंड क्रेडिट के कर भी दिए हैं, तो नोट्स भी बना लेना, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना जिससे आपको एक बार में याद रहेगी चीज़ें। तो खत्म करते हैं हमारा पार्ट 2, मिलते हैं पार्ट 3 में जो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए पढ़ो, लिखो, चैप्टर को रिवाइज करो, खूब खेलो, बट हाँ थोड़े प्रिकॉशंस लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।